बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये HND 306 का मॉडल पेपर है। यहां से बहुत ज़्यादा परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। इससे पहले मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी जिसमें 305 के मॉडल पेपर को बताया था और लगभग सारे के सारे प्रश्न उसी वीडियो से आ गए। एक लगभग 20 मिनट की वीडियो होगी, उसी वीडियो से आपके 50 प्रश्न लगभग और लगभग उनमें से 50 में से लगभग 40 से 45 प्रश्न उसी वीडियो से आए हैं। आप उठा करके वीडियो मिला लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज आपको रात में ही दे दिया जाएगा ताकि आप कल जो है सुबह अपनी परीक्षा अच्छी कर पाएँ और पेपर आप हमारे पास भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं सॉल्व करवा दूं। हालांकि कल थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं रहेगा, कल एक प्रकार से मैं पूरा दिन बिजी रहूंगा, तो कल शायद आपका पेपर सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो शाम तक मैं प्रयास करूँगा कि पेपर आपका सॉल्व करवाया जाए, ठीक है। तो हिंदी का एक प्रकार से जो ये पेपर है, हिंदी HND 306 का पेपर है, ये बात ध्यान रखेंगे। यही परीक्षा में आपके आने वाला है, क्लियर। और आपको बता दूं कि हिंदी में आपको BA के 6 सेमेस्टर में 4 पेपर आपको देने होंगे, तो ये दूसरा पेपर है उनमें से, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो आपका पहला पेपर है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, और इसका जो पेपर है इसी से बनने वाले प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करना है। यानी भाषा विज्ञान हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का ये सेकंड पेपर है, यानी 306 वाला कोड। 305 वाला हो चुका, 306 वाला, उसके बाद 307 और उसके बाद 308। तो इस तरीके से 4 पेपर आपके संपन्न होंगे ये। अब आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी भाषा की आदि जननी है। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है इसके बाद में कौन सी? संस्कृत के बाद में पाली भाषा का निर्माण हुआ। पाली के बाद में कौन सी भाषा आई? प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ। प्राकृत के बाद में कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। किसका भैया? अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ, ध्यान रखें। अपभ्रंश के बाद में छिटपुट वाले इलाकों में अवहट्ट भी आप देखेंगे, और अवहट्ट के बाद में आपकी हिंदी आ जाती है, ठीक है। हिंदी की उपभाषाओं का विकास हुआ। हिंदी की उपभाषाओं में हिंदी की 5 उपभाषाएं, मैंने आपको बताया था कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। पहली उपभाषा है आपकी पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है आपकी पहाड़ी हिंदी, चौथी है आपकी राजस्थानी हिंदी, और पांचवी है आपकी बिहारी हिंदी, ठीक है। जिसमें आपकी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां आपकी हैं, जैसे बांगरू हो गई, कन्नौजी हो गई, ठीक है, हरियाणवी हो गई, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, ये सब इसी की हैं। इसके अलावा जो राजस्थानी हिंदी, इसकी 4 बोलियां हैं, मेवाती, मारवाड़ी, ठीक है, मेवाड़ी और हड़ौती, ये सब इसकी हैं राजस्थानी हिंदी की। इसके अलावा आप देखेंगे पहाड़ी हिंदी में भी ऐसे कुमायूनी, गढ़वाली, इस टाइप की बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा आपका हिंदी भाषा बनी, और हिंदी की जो खड़ी बोली है वो एक प्रकार से हिंदी मानी जाती है। आपको बता दूं पैसाची अपभ्रंश से एक प्रकार से पंजाबी भाषा का निर्माण हुआ, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से अगर बात की है तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से बात की जाए तो बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को क्या कहा जाता है? सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? खरोष्ठी से नहीं हुआ है, शारदा से भी नहीं, चित्रलिपि से भी नहीं, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे जो सबसे पुरानी लिपि है वो है अपनी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद में आती है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद में कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से बनती है देवनागरी लिपि। ये बात आप ध्यान रखें। देवनागरी का विकास लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इसका विकास क्रम है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न 100% आने वाला, ध्यान रखिएगा। आपसे कभी कहीं पर ये पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि का तत्कालिक मतलब किससे हुआ विकास? इसका तत्कालिक विकास तो कुटिल लिपि से। कुटिल लिपि से पहले वाली लिपि गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से पहले ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, हिंदी में किसकी लिपि लिखी जाती है? हिंदी में कौन सी लिपि लिखी जाती है भैया? हिंदी में देवनागरी लिपि लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, डी ऑप्शन। जो लिखा है आपके समक्ष देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा में देवनागरी लिपि लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त जो है नेपाली भी एक प्रकार से देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। जैसे आपने लिखा राम, राम ये किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी में है। इसी राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रोमन लिपि हो गई, ठीक है। तो लिपि मतलब कि एक लिखने की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न, देवनागरी अंक कितने हैं? देवनागरी में 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ये इतने हैं, ठीक है। अब इसको ये रोमन शैली में है, लेकिन इसको देवनागरी में लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसको एक ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक ऐसे लिखेंगे, एक ये होता है, ठीक है। फिर दो जो होता है वो दुई ऐसे लिखा जाता है, 3 जो होता है ऐसे लिखा जाता है, 4 जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, 5 जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है इसमें, 6 जो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ये, ठीक है। 7 लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। 8 लिखा जाता है इसका इस तरीके से, कुछ 8 लिखा जाता है, ये 9 हो गया, ठीक है। 8 आपका ऐसे लिखा जाता है, ये 8 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और 9 ये हो गया, और तो इतनी लिपि लिखी जाती है, ठीक है। 10 अंक हैं उसमें। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो किस प्राचीन लिपि से हुआ है पूछा गया है, बताएं। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है भैया? देखिए, इनमें से जो लिपि है वो है कुटिल लिपि, तो कुटिल लिपि से हुआ है। वैसे अगर आपसे पूछे कुटिल लिपि, तो देखिए देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से, कुटिल लिपि का विकास गुप्त लिपि से, गुप्त लिपि का ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राह्मी होती तो ब्राह्मी लगती, ब्राह्मी नहीं इसलिए कुटिल लग गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात में माना जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है खारोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ब्राह्मी लिपि और देवनागरी और शारदा ये सब बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, ठीक है। बाएं से दाएं, जैसे ये देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी, इसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो इधर से लिखते हैं, जैसे राम आम खाता है, ये इधर से लिखे हमने, ठीक है। लेकिन जब आप खरोष्ठी लिपि देखेंगे तो इधर से लिखेंगे, ये उल्टा लिखेंगे, राम आम खाता, हाँ, इस तरीके से लिखेंगे, मतलब इधर से इस तरीके से, मतलब ये मूवमेंट इस तरीके का रहेगा। देवनागरी में इस तरीके का रहेगा, ब्राह्मी में भी बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था सबसे पहले? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताएं, सर्वप्रथम किसने अशोक के ब्राह्मी लिपियों के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजपुरी के जनक किसे माना जाता है, बताएं। भोजपुरी का जनक किसको मानते हैं? भिखारी ठाकुर को मानते हैं भोजपुरी का जनक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भोजपुरी का प्रसिद्ध गायक किसे माना जाता है? तो वर्तमान में भोजपुरी के गायक जो हैं उनको, वो कौन है भैया? मनोज तिवारी, पवन सिंह, मालिनी अवस्थी, ये सब लोक गायिका हैं, मतलब मालिनी अवस्थी लोक गायिका हैं, मनोज तिवारी ये भी लोक गायक रहे हैं, पवन सिंह भी। तो पवन सिंह मनोज तिवारी इस समय तो जो है काम भी कर रहे हैं भोजपुरी में, मूवी भी बना रहे हैं। मालिनी अवस्थी से तो शायद एक प्रकार, शायद क्या, मैं मिला था, लेकिन उनको थोड़ी याद होगा कि जो है कि कोई मिला था हमसे। वैसे फ़ोटो खिंचवा लिया था बीएचयू में, जब मैं पढ़ रहा था तो आई थी, ठीक है, वहाँ पे, तो वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लिया था, 1-2 दिन की गोष्ठी थी, उसी में आई थी। तो इसका डी आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भोजपुरी का प्रसिद्ध गायक ये सभी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत बताइए। तो इनमें से एक प्रकार से भोजपुरी रेमंड ये गलत है, बाकी एक प्रकार से जो है कौखी, राहुल संकृत्यान, ब्रजबुली, ईश्वर चंद्र गुप्त, राजस्थानी और बिहारी जाजगीरसन, ये तीनों करेक्ट आंसर हैं, डी वाला आपका गलत है। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक आर्यभाषा नहीं माना जाता? इनमें से आधुनिक आर्यभाषा कौन सी नहीं है? हिंदी, गुजराती, मराठी है। अपभ्रंश जो है ये मध्यकालीन आर्यभाषा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत हैं, असंगत इनमें से कौन सा है? निम्न में से कौन सा असंगत है भैया? देखिए असंगत आपका कौन सा है? ये आपका पश्चिमी हिंदी जो है मारवाड़ी। देखिए पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये ठीक है। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी है, ये बिल्कुल ठीक है। राजस्थानी हिंदी की एक प्रकार से जयपुरी है, ये बिल्कुल ठीक है। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, तो ये सब आपकी हड़ौती, ये सब राजस्थानी की हैं। तो मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी जैसे बांगरू हो गई, अवधी, मतलब वो हो गई, क्या बोलते हैं, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई, कौरवी हो गई, कौरवी को हरियाणवी भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पाली को डैश भाषा भी कहा जाता है? पाली को देश भाषा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, 1 अक्टूबर 1953 को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का अर्थ टकसाली का अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो विश्वनाथ प्रसाद का है ये कथन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भाषा अभिलक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? भाषा के अभिलक्षणों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भाषा में यादृच्छिकता होती है, सृजनात्मकता भी होती है, विविधता भी होती है, अपरिवर्तनशीलता नहीं होती, भाषा परिवर्तनशील होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है? तो इनमें से मॉरिशस में जो है हिंदी का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढल करके व्यवस्थित रूप ग्रहण करती है तो उसे क्या कहते हैं? तब उसको हम लोग पारिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आल्हा अधिकतर कहाँ पर गाए जाते हैं? तो आल्हा बुंदेलखंड के इलाकों में गाए जाते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली के नाम से कौन सी बोली जानी जाती है भैया? ब्रजबुली, ब्रजबुली के नाम से कौन सी जानी जाती है? ब्रजबुली, पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है जिसमें भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें अंग्रेजी, रूसी, हिंदी, जर्मन, फारसी, नेपाली, पंजाबी सब शामिल हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है ये काव्य भाषा के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा में गद्य बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही उगम कौन सा है? पश्चिमी हिंदी की जो दो बोलियां हैं उनमें आपका एक तो खड़ी बोली और एक बुंदेली। खड़ी बोली बुंदेली, इसके अलावा कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, ये सब खड़ी बोली के हैं। ये देखिए अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है पूर्वी हिंदी, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है तो बघेली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांगरू और ब्रजभाषा जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से आई हैं। भोजपुरी की एक बार बात की जाए तो मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है बताएं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में आपकी ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, ठीक है, ये सब शामिल है। खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब ठीक है। राजस्थानी हिंदी में आपकी हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ये सब आपकी आती हैं। पहाड़ी हिंदी में आपकी कुमायूनी, गढ़वाली, ये सब आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित नाम कौन सा है? वर्तमान हिंदी जो है वो खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, चूंकि संस्कृत इसमें दिया नहीं है, संस्कृत होता तो संस्कृत सबसे आगे होता है, यहाँ पर संस्कृत कर लेंगे, ठीक है, अगर आता तो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताएं, निम्न में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, ये सब शामिल है, खड़ी बोली, ठीक है। बघेली जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? बताएं। बहुत ही तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ही कम समय में आपको संपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयास रहेगा हमारा। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है, मतलब 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिखों की लिपि क्या थी? सिखों की लिपि क्या थी भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिखों की लिपि, सिखों की लिपि अगर बात की तो गुरुमुखी लिपि जो है ये सिखों की लिपि है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पहले गुरुमुखी लिपि का प्रयोग एक प्रकार से किया गया। गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है। बाएं से दाएं लिखी जाती है लिपि, ईश्वर के मुख से निकली है, इसीलिए इसको गुरुमुखी कहा गया। गुरु अंगद देव ने एक प्रकार से इसका प्रचलन शुरू किया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सेकंड गुरु हैं, ठीक है, ये जनक हैं। सिखों के जो सेकंड गुरु हैं गुरु अंगद देव, वो जो है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध धर्म के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया भैया? तो उसमें जो है 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 5 कलाओं के बारे में ललित विस्तार में वर्णन किया गया है, जिसमें चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला और कविता कला। अगला प्रश्न, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? जैन सूत्र में 18 प्रकार की लिपियों का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रथम व्यक्ति ने प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था? तो किसने लिखा था? जेम्स प्रिंसप ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसप ने। अच्छा, ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों का इन्होंने एक प्रकार से अर्थ निकाला था 1838 के आसपास। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अशोक के शिलालेखों की व्याख्या, मतलब अशोक के शिलालेखों की क्या स्थिति है, बताएं। 1837-38 के आसपास इन्होंने खोज करी थी। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है, बताएं। अशोक के शिलालेखों की लिपि की अगर बात की तो ब्राह्मी लिपि में लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? तो अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग एक प्रकार से किया था और भाषा थी प्राकृत। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अशोक को कौन सा अभिलेख दो लिपियों में प्राप्त हुआ है? तो अशोक का जो साने कुना अभिलेख है 2 लिपियों में मिला है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक प्राचीन लिपि जो है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी लिपि आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है? तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप कौन सा है? इसमें से ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को ही सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, ध्यान रखेंगे। किस लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, बताएं। किस लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है? ब्राह्मी लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है, बताएं। तो सिंधु काल में चित्राक्षर लिपि थी, चित्र के माध्यम से एक एक वर्ण होते थे, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अशोक का मानसेहरा और जो है शाहबाज गढ़ी का जो अभिलेख है किस लिपि में लिखा गया है? तो खारोष्ठी लिपि में लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव या देशज या विदेशज, बताएं। मजिस्ट्रेट शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है भैया? मजिस्ट्रेट की अगर बात की है तो मजिस्ट्रेट शब्द जो आपका है ये तत्सम है या तद्भव है या देशज है विदेशज है? तो मजिस्ट्रेट आपको पता होगा विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द का मतलब क्या होता है? विदेशज का मतलब होता है कि ये विदेश से लिया गया है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट विदेशज शब्द है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत के शब्द हैं, सीधे सीधे आपके उसमें प्रयोग होने लगे हिंदी में, जैसे हस्त हो गया, दुग्ध हो गया, ठीक है, क्षीर हो गया, ये सब आपके तत्सम है। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से जो निकले, जैसे हस्त से बना हाथ, तो हाथ आपका तद्भव है और हस्त आपका तत्सम है, ठीक है। ऐसे ही दुग्ध, दुग्ध का बना दूध, दूध आपका तद्भव है और दुग्ध आपका तत्सम है। ऐसे ही क्षीर से बना खीर, तो खीर आपका तत्सम है, तद्भव है, और क्षीर आपका तद्भव तत्सम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देशज मतलब जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना चले, ठीक है, जैसे खटिया, लुचिया, मचिया, ये सब आपका देशज है। विदेशज मतलब जो विदेशी भाषा हो के, तो मजिस्ट्रेट विदेशी भाषा का शब्द है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मजिस्ट्रेट आपका विदेशी भाषा का शब्द है, क्लियर, विदेशी शब्द है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है इनमें से? तो लोटा शब्द जो है देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि शब्द कैसा है? अग्नि आपका तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे, और आग आपका तद्भव है। अगला प्रश्न, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं भैया? वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो समानार्थक शब्द कहलाते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यौगिक शब्द कौन सा? यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है, मतलब दोनों के जुड़ने से एक अलग अर्थ उसका निकलता है, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए हाथ और गोला मिला करके बनता है हथगोला, तो हथगोला एक प्रकार से, ये एक प्रकार से कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। इसे पुस्तक और आलय मिलकर के, पुस्तक का मतलब होता है पुस्तक, आलय माने घर, पुस्तकों का घर क्या हो गया? पुस्तकालय, तो ये आपका यौगिक शब्द है। ऐसे ही जलज, ठीक है, तो इस तरीके से ये शब्द हो गए आपके यौगिक। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता, जैसे हाथ, पैर, पेट, किताब, इस शब्दों को आप अगर अलग करोगे, संधि विच्छेद करोगे इनका, तो इनका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन योग रूढ़ शब्दों को आप अलग करोगे तो उसका अर्थ निकलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपके जो है योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं जैसे पंकज हो गया, पंकज का मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, परंतु प्रचलित अर्थ इसका रूढ़ हो गया है, तो जो कि रूढ़ हो चुका है, जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ का प्रचलित शब्द जो है भगवान शंकर, तो इस तरीके से ये सब होते हैं। तो यौगिक शब्द इनमें से कौन सा है? यौगिक शब्द इनमें से कौन सा शब्द है, फटाफट से आप बताएंगे। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द इनमें से कौन सा शब्द है भैया? यौगिक शब्द पाठशाला यौगिक शब्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से मतलब तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव जो है इनमें से जो मुँह है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है? मुँह शब्द आपका तद्भव है और मुख आपका तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? उसको देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। संकट नहीं, यहाँ पर संकर शब्द होगा। संकर शब्द का जैसे कि मतलब होगा एक शब्द देसी हो दूसरा विदेशी हो, यानी कि मान लेते हैं रेल और गाड़ी। अब रेल शब्द जो है मान लेते हैं अंग्रेजी का है और गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है, ठीक है। गाड़ी बेसिकली वैसे आपका जो है देशज शब्द में आता है, ठीक है। गाड़ी शब्द जो होता है ये देसी शब्द है, ठीक है। तो रेल और गाड़ी मिलकर के क्या बन गया? रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी का एक अलग अर्थ निकलता है, तो रेलगाड़ी यानी दो शब्दों से मिलकर के, यानी दो अलग अलग देशों के शब्दों से मिलने से जो शब्द बनता है वो होता है आपका संकर शब्द, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसको देशज शब्द कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है भैया? वकील की अगर बात करें तो वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के और शब्दों की अगर बात की जाए तो अरबी भाषा में आप देखते हैं कालीन, कैंची, खजांची, चमचा, चारपाई, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, सौगात, सुराग, ये सब आपके अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। पुर्तगाली भाषा की अगर बात की तो पुर्तगाली में आप देखते हैं जैसे कि अलमारी, कमीज, कमरा, ठीक है। ये सब आपके गोदाम, तौलिया, चाबी, बिस्कुट, स्त्री, इस्पात, कप्तान, कर्नल, काफ़ी, काजू, गमला, गिरजा, गोभी, गोदाम, चाय, जंगला, तंबाकू, नीलाव, पपीता, पिस्तौल, पीपा, फीता, बाल्टी, बोतल, मस्तूल, मिस्त्री, भारतौल, लबादा, संतरा, ये सब शब्द। आया शब्द भी पुर्तगाली शब्द का है, ठीक है। फारसी शब्दों की अगर बात की तो फारसी शब्दों से जैसे कि अफसोस, आराम, आवारा, कुश्ती, खामोश, गुलाब, चादर, जुर्माना, तालाब, दीवार, नौजवान, परहेज, वापिस, खराब, रोगान, सितार, सरदार, ये सब शब्द फारसी हैं। तुर्की शब्दों की अगर बात की तो तुर्की शब्दों में जैसे कि आका, कलगी, काबू, कुली, चिक, तमगा, तम्मा, मलक्का, बीबी, चेचक, बारूद, ठीक है, नान खटाई, खच्चर, सराय, चोगा, मुगल, कुर्ता, दरोगा, तोपची, तोप, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वकील किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। अगला प्रश्न, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जानते हैं? तो हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली जो संस्था है वो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठ करके मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका कहलाता है, बताएं। तो किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठ करके मानक रूप ग्रहण कर लेना ही उसका मानकीकरण कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1966 में हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया इसको? हिंदी मतलब केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका 1983 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो लिपि के सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वैसे तो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, लेकिन अगर आप जयभट्ट का शिलालेख ऑप्शन में ना हो तो अष्टाध्यायी पाढ़नी की आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं के अध्यापक कौन रहे थे, मतलब कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं के अध्यापक थे गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषा परिवार के दो वर्गों केटुम और मतलब कि सनंतु के जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे बैन ब्राडके। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा कृत्रिम कही जाती है, बताएं। कौन सी भाषा कृत्रिम कही जाती है? तो अपभ्रंश भाषा कृत्रिम कही जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ब्राह्मी लिपि की कितनी शैलियाँ हैं? ब्राह्मी लिपि कितनी शैलियाँ हैं? 2 शैलियाँ हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? देवनागरी के संबंध में क्या सत्य नहीं भैया? तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यही सत्य नहीं है, ठीक है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं नहीं, तो ये गलत हो गया। बाकी इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है। वर्णात्मक लिपि भी है, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसके बारे में, देवनागरी के बारे में। अगला प्रश्न, आगत स्वर है जो आ शब्द जो है ये वाला आ, ठीक है, ये ऑरेंज वाला, इसकी परिकल्पना किन शब्दों के कारण की गई है? ये अंग्रेजी शब्दों के कारण से, चूंकि अंग्रेजी में आप देखते हैं इसका प्रयोग होता है ज़्यादा।
अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ? तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, ब्राह्मी लिपि के उत्तरोत्तर में यानी बाद में ब्राह्मी लिपि के उत्तरोत्तर के विकास लिपि किससे हुआ? बताएं। ब्राह्मी लिपि के बाद में आप देखते हैं जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो किन लिपियों से हुआ है? तो गुप्त लिपि और कुटिल लिपि से। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, देवनागरी का विकास किस शाखा वाली लिपियों से माना जाता है? देवनागरी लिपि का विकास जो है उत्तरी शाखा से माना जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों से इस वीडियो को लाइक करवा दीजिए। चले, अगला क्वेश्चन है, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? तो विदेशी भाषा से आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द बोलते हैं विदेशी भाषा से आए शब्दों को। ठीक है, क्या शब्द बोलते हैं उसको? विदेशज शब्द बोलते हैं विदेशी भाषा से आए शब्दों को। कौन सा शब्द? विदेशज शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सॉरी, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज नहीं, आगत शब्द। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आगत शब्द बोलते हैं, सी ऑप्शन। देश में जन्मा शब्द कौन सा शब्द कहलाता है? देश में जन्मा शब्द देशज शब्द होता है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? हवालात शब्द जो है मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है? अंग्रेज शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके अलावा फ्रेंच भाषा के शब्दों में और भी शब्द शामिल हैं। फ्रेंच भाषा के शब्दों की अगर बात की जाए तो फ्रेंच भाषा के शब्दों में बहुत सारे शब्द शामिल हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए फ्रेंच भाषा के शब्दों की अगर बात करें हम, तो कई सारे शब्द फ्रेंच भाषा के हैं जो कि आपकी हिंदी शब्द संपदा में हैं। ठीक है, अच्छा, अरबी फारसी में कुछ शब्द हैं जैसे अदालत, अजीब, कुश्ती, चश्मा, ये सब अरबी फारसी दोनों के हैं। ठीक है, यूरोपीय परंपरा से पेंशन, लेक्टर, ऑपरेशन, सूटकेस, ये सब शब्द आए हैं। अब ये प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो अंग्रेजी भाषा मतलब कि जो फ्रेंच भाषा के शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रेंच भाषा की अगर बात की जाए तो जैसे अंग्रेजी शब्द फ्रेंच भाषा का है। ठीक है, कूपन शब्द फ्रेंच है, कारतूस शब्द फ्रेंच है, फ्रांसीसी शब्द जो है ये भी फ्रेंच भाषा का है। एडवोकेट शब्द, कूपन शब्द, कॉलर, जज, टेबल, डीलक्स, पिकनिक, बेसिन, मास्टर, मार्शल, मशीन, गेम, मीनू, लैंप, ये सब शब्द फ्रांसीसी भाषा के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द हैं? तो उर्दू, कलगी और ताश ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? तुर्की भाषा के। तुर्की भाषा के शब्दों में और शब्द हैं जैसे खच्चर, सराय, चोंगा, मुगल, आका, कलगी, काबू, कुली, चिक, तमगा, ये सब। ठीक है, जापानी भाषा के शब्दों की अगर बात की, जापानी भाषा के मुख्य रूप से 2-3 शब्द आपके पाठ्यक्रम में मतलब कि वो हैं। जापानी भाषा में जैसे रिक्शा शब्द हो गया, जापानी भाषा का शब्द है। युत्सु शब्द जो है ये भी जापानी भाषा का है, और जुजुत्सु, ये 3 शब्द जो हैं इसके बड़े फेमस हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द समूहों में देशज शब्द का उदाहरण है। देशज शब्द का क्या उदाहरण है? डोंगी, चेला, पैसा, ओट, भात, अन्नास, समय या मलेरिया। बताएं, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित शब्द समूहों में देशज शब्द, देखिए डोंगी और चेला, इन सभी शब्दों का ये पता नहीं कहाँ से निकले हैं। ठीक है, ये बस देशज शब्द हैं। ठीक है, ये निकल चुके हैं, बन गए हैं बस ऐसे कहते कहते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन। ठीक है, देशज शब्द। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित शब्द समूहों में विदेशज शब्द का उदाहरण है। विदेशज शब्द का उदाहरण है क्या? विदेशज शब्द इनमें से कौन से हैं भाई? देखें, विदेशज शब्दों की बात की तो एहसान और कमाल जो हैं विदेशज शब्द हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एहसान, ठीक है, और कमाल। अगला शब्द है गाड़ी शब्द कैसा है? गाड़ी जो है ये कैसा शब्द है भैया? तो गाड़ी शब्द आपका देसी शब्द है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। फारसी शब्द, फारसी शब्दों की अगर बात की तो फारसी में कई सारे शब्द हैं, जैसे कि फारसी में एक शब्द है आपका अफसोस, दूसरा शब्द है आपका जो है आराम, तीसरा है आवारा, चौथा है कुश्ती, पांचवा है खामोश, छठा है गुलाब, सातवां है चादर, ठीक है, आठवां है आपका जो है जुर्माना, नौवां तालाब, 10वां दीवार, फिर नौजवान, परहेज, वापिस, खराब, रोगन, सितार, सरदार, ये सब शब्द आपके किसके हैं? फारसी भाषा के हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द आपका फारसी भाषा का भैया? फारसी भाषा का जो शब्द है वो है आवाज़। आवाज़ शब्द, आवाज़, आराम, अफसोस, आवारा, खामोश, ये सब शब्द आपके किसके हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? ओके, चलें,
आगे बढ़ते हैं। आलमारी शब्द है, आलमारी कैसा शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, पास्तो या बताएं। अच्छा, पास्तो क्या है? पास्तो भी एक भाषा है। पास्तो में जैसे कि अपने यहाँ पर जो शब्द है मटर गश्ती शब्द का प्रयोग आप करते हैं, मटर गश्ती पास्तो शब्द है। ठीक है, ऐसे ही गुंडा शब्द का प्रयोग आप खूब करते हैं, गुंडा शब्द। गुंडा भी आपका कैसा शब्द है? गुंडा भी आपका पास्तो शब्द है। ठीक है, ऐसे ही अचार शब्द, आप लोग अचार खाते हैं तो अचार भी पास्तो शब्द है। ठीक है, इसके अलावा तहस जो है आपका तहस नहस शब्द, ये भी पास्तो शब्द है। जमाल घोटा शब्द पास्तो शब्द है। चपड़ कनाती शब्द भी है। पटाखा शब्द पास्तो है। ठीक है, इसके अलावा कुड़कुड़ाना, ठीक है, गुलगपाड़ा, नगाड़ा, कलूटा, लताड़, लुच्चा, ठीक है, हमजोली शब्द आप प्रयोग करते हैं, ये भी आपका हमजोली शब्द भी पास्तो शब्द है। ठीक है, भड़ास, अटकल, ये सब शब्द पास्तो शब्द है। ठीक है, आलमारी शब्द की अगर बात करें तो आलमारी शब्द किस भाषा का शब्द है भैया? आलमारी शब्द ये पुर्तगाली भाषा का है। ठीक है, किसका है? पुर्तगाली भाषा का है आलमारी शब्द। ठीक है, ध्यान रखें। आलमारी, कमीज, कमरा, गोदाम, तौलिया, चाबी, बिस्कुट, ठीक है, ये सब शब्द आपके जो है पुर्तगाली भाषा के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 307 और 308 का मॉडल पेपर जल्द ही उसको भी मैं दे दूंगा। प्रयास रहेगा कि आपका कल वो भी आ जाए। और यहाँ से प्रयास यही था कि भाई सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे जाएँ यहाँ से, तो ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने ऐसे ही प्रश्न मॉडल पेपर को बनाया है कि आपकी परीक्षा में आ जाएँ। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।